नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, मानदेय, जॉब दर, प्लेसमेंट और भी कई प्रकार के जो कर्मचारी हैं, 30 अलग अलग प्रकार के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। साथियों, आप सभी को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। हालांकि अभी इसकी जो डेट है वह अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन आप सभी जो अनियमित कर्मचारी हैं और जो अनियमित कर्मचारी संगठन हैं उनके लिए अभी से इसकी तैयारी करना काफ़ी ज़रूरी है। अब तैयारी के तौर पर आपको क्या करना है इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, जिससे समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जो जानकारी है वह आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो साथियों, विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वह बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है और सभी 30 प्रकार के अनियमित कर्मचारियों के लिए भी अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य योजना बनाने का समय आ चुका है। साथियों, कर्मचारी अक्सर क्या करते हैं कि वे अनावश्यक रूप से कार्य योजना बनाते हैं और जब सही समय आता है तब वे अपनी उस कार्य योजना को सही तरीके से लागू नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि कर्मचारियों की जो मांग है वह कहीं ना कहीं अधूरी की अधूरी रह जाती है। वे कई बार सही मांग भी नहीं करते हैं कि क्या मांग उनको सरकार से करनी है और क्या मांग उनको नहीं करनी है। और यही वजह है कि भेड़ बकरियों की तरह हड़ताल वे लगातार करते रहते हैं और फिर सरकारें अंत में उनको आश्वासन देकर उनकी मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, क्योंकि उनको ये पता नहीं रहता है कि वे किस कैटेगरी के कर्मचारी हैं और क्या मांग करना उनके लिए उचित होगा, क्या मांग करना उनके लिए उचित नहीं होगा। केवल जो कर्मचारी संगठन हैं वे उनको अपने संगठन में हड़ताल करने के लिए शामिल कर लेते हैं, उनसे चंदा वसूली कर लेते हैं, लेकिन उन कर्मचारियों का प्रकार जाने बगैर और उनकी जो सही मांग है वह शासन के समक्ष नहीं रखते हैं। केवल ऐसे संगठनों को चंदा लेने से मतलब रहता है, कर्मचारियों की मांग जाए भाड़ में। तो ऐसे संगठनों को अब चंदा का धंधा बंद करना होगा और जो कर्मचारी हैं सही प्रकार के कर्मचारियों की सही मांग को शासन के समक्ष रखना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि शासन भी उस मांग को पूरा करने में सक्षम रहे। अब जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है उसमें आप क्या करें इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। तो साथियों, शीतकालीन सत्र का हालांकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले आप अपने संगठन के माध्यम से जो प्रश्न है वह तैयार करके रख सकते हैं। 4 प्रकार से आप प्रश्न लगा सकते हैं। आप अपनी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उनसे मिलकर प्रश्न को लगा सकते हैं, उनके पीए के माध्यम से प्रश्न को आप लगा सकते हैं। जो कंप्यूटर ऑपरेटर एमएलए के होते हैं वे उनके पीए होते हैं, आप उनके पास जाकर जो अपना प्रश्न है वह लगवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि अगर आप प्रश्न लगवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो प्रश्न लगाने वाले हैं उसके संबंध में आपके पास ठोस जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास ठोस जानकारी नहीं है तब फिर हो सकता है कि आपका प्रश्न ना लगे। इसीलिए सबसे पहले अपने प्रकार को समझें कि आप किस प्रकार में आते हैं, किस कैटेगरी के आप कर्मचारी हैं। आप अनियमित कर्मचारियों में आप कई प्रकार के कर्मचारी होते हैं। अक्सर कर्मचारियों को यही पता नहीं होता है कि वे किस प्रकार के कर्मचारी हैं। जैसे कि संविदा में 4 प्रकार के कर्मचारी होते हैं, दैनिक वेतनभोगी में भी 4 प्रकार के कर्मचारी होते हैं और प्लेसमेंट कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी, जॉब दर कर्मचारी और भी कई प्रकार के कर्मचारी हैं, जिसमें हर कैटेगरी के कर्मचारी होते हैं। लेकिन अक्सर कर्मचारियों को अपने प्रकार के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले आप अपने प्रकार के बारे में जानकारी पता करें कि आप किस प्रकार के कर्मचारी हैं। मैंने 30 अलग अलग प्रकार के कर्मचारियों के बारे में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर सबसे पहले उस वीडियो को देखें, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और उसी के अनुसार फिर आप जो प्रश्न हैं वह बनाकर
और अपने क्षेत्र के विधानसभा के जो विधायक हैं उनके माध्यम से प्रश्न को लगा सकते हैं, चाहे वह सत्ताधारी पक्ष के विधायक हों या फिर विपक्ष के विधायक हों। अगर प्रश्न आपका सही है तो फिर जो विधायक हैं वह आपका प्रश्न लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रश्न है वह नहीं लग पाता है, तो एक ही विधायक के भरोसे आप ना रहें, और भी अगर कोई आपके विधानसभा के अगल बगल का अगर कोई विधायक है तो उससे भी आप प्रश्न को लगवा सकते हैं। और प्रश्न को लगवाने के बाद आपको लगातार उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी कि प्रश्न लगा है या नहीं लगा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी लगातार लेनी होगी। तो अगर आप सही प्रकार का चयन करके और अपने क्षेत्र के विधायक के माध्यम से प्रश्न अच्छे से लगवा लेते हैं तो सरकार तक जो मांग आपकी है सीधे तौर पर पहुंच सकती है। अब जो प्रश्न का प्रकार है, आप कितने प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इसमें तारांकित, अतारांकित, ध्यानाकर्षण और शून्यकाल, इन 4 प्रकार से आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप प्रश्न को लगा सकते हैं, और प्रश्न लगा है या नहीं लगा है ये जानकारी भी आपको खुद ही लगातार लेनी पड़ेगी। साथियों, रैली, धरना, हड़ताल और चंदा बरारी के साथ साथ ये जो काम है काफ़ी महत्वपूर्ण है। शीतकालीन सत्र का नोटिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी नहीं आया है, लेकिन आप प्रश्न तैयार करके रख सकते हैं, और जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप अपने विधानसभा क्षेत्र के एमएलए के पास जाकर इसको ज़रूर लगवाएं। और सभी एमएलए के यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनके पीए होते हैं, उनके माध्यम से आप प्रश्न को लगवा सकते हैं। और प्रश्न लगाने के लिए जो ठोस दस्तावेज हैं प्रमाण के साथ आपको उनको देने होंगे, तभी आपका प्रश्न लगेगा, अन्यथा आपका प्रश्न नहीं लगेगा। इसके साथ ही जो दूसरा प्रयास है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि विधानसभा प्रश्न तो आप दे ही सकते हैं, इसके साथ साथ हर गुरुवार को 11 से 1 बजे सीएम हाउस रायपुर में जो जन दर्शन का कार्यक्रम रखा जाता है उसमें भी आप सीधे सीएम के पास अपना ज्ञापन या मांग पत्र को दे सकते हैं। उसके अलावा रायपुर के राजभवन में भी, जहां राज्यपाल का निवास है, वहां के आवक जावक में भी आप अपना ज्ञापन बनाकर दे सकते हैं, और उसमें भी जो कार्यवाही है वह होती है। तो साथियों, अब जो ज्ञापन आपको देना है या मांग पत्र आपको बनाना है अपने प्रकार के अनुसार, उसका एक जो प्रारूप है उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप अपने संगठन के माध्यम से जो अपना मांग पत्र है या फिर जो आपका प्रश्न है उसको बना सकते हैं और अपने स्थानीय विधायक के माध्यम से इसको लगा सकते हैं। क्योंकि अनावश्यक प्रश्न लगाने से कई बार आपका जो प्रश्न है वह रिजेक्ट हो जाता है और फिर आपकी जो बात है वह शासन तक नहीं पहुंच पाती है। तो जो प्रश्न का प्रकार है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको प्रश्न लगाना है। सबसे पहले आपको अपना प्रकार जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आप अनियमित कर्मचारी में किस प्रकार के कर्मचारी हैं। 4 अलग अलग प्रकार के कर्मचारी होते हैं। मैंने वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी इसके बारे में बताई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। साथियों, अब मैं आपको प्रारूप के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूं कि किस प्रकार से आप प्रारूप को बनवाकर और इसको आप अपने स्थानीय विधायक के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से लगवा सकते हैं। क्योंकि एक जो प्रारूप है उसका सही रूप में बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है और सही जानकारी उसमें अगर आप डालेंगे तो जो आपका प्रश्न है वह जल्दी लग भी जाएगा। तो ये एक प्रारूप हमारे पास आया है। आप अपने विभाग या अपने संगठन का नाम भी इसमें दे सकते हैं। प्रति में है माननीय विधायक महोदय, विषय है शीतकालीन सत्र 2025 में लोक निर्माण विभाग के संबंध में प्रश्न लगाने बाबत। यहाँ पर आप अपने विभाग का नाम या फिर अपने संगठन का नाम भी लिखकर दे सकते हैं। इसमें बताया गया है कि हम समस्त 30 अलग अलग प्रकार के 6 लाख अनियमित कर्मचारी से कमेटी में सदस्य बनाने का वादा, बीजेपी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में हमारा वादा के अंतर्गत पेज 27 और 28 के बिंदु क्रमांक 2 में अनियमित कर्मचारियों के पदाधिकारियों को सदस्य बनाने का जो वादा है स्पष्ट लिखित वादा किया गया है। बारीक कमेटी सरकार ने इसके लिए बना भी दी है और यदि इन 30 प्रकार के अलग अलग अनियमित कर्मचारियों के एक एक पदाधिकारी प्रत्येक प्रकार से सदस्य बना लिए जाते हैं
तो सरकार तक अनियमित कर्मचारी निरंतर अपनी मांग, सुझाव और अपने वेतन वृद्धि, स्थायीकरण, नियमितीकरण के संवैधानिक बजट के अनुकूल अन्य राज्यों के समाधान लिखित रूप से सुझा सकते हैं और मध्य का जो मार्ग है वह अनियमित कर्मचारियों के हित में लिखित रूप से रख सकते हैं। इससे सरकार के खिलाफ होने वाले धरना, प्रदर्शन, आलोचना से सरकार को स्थायी मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही अनियमित कर्मचारियों के होने वाले रैली, हड़ताल से प्रदेश की 2.25 करोड़ जनता को होने वाली असुविधा से भी सदा के लिए बचा जा सकता है। अतः हमारे सदस्य बनाने की जो मांग है उसके हित के इस विषय पर सकारात्मक रूप से विधानसभा प्रश्न अवश्य पूछने की कृपा करें। पहला नंबर इसमें बताया गया, मोदी की गारंटी बीजेपी हमारा वादा पत्र 2023 के पृष्ठ 27-28 में बिंदु 2 में क्या सभी 30 अलग अलग प्रकार के अनियमित कर्मचारियों से उनके प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों को सदस्य बनाने का वादा लिखित रूप से किया गया है? कृपया उत्तर हाँ या ना में बताएं। दूसरा जो प्रश्न है, 30 अलग अलग प्रकार के लगभग 6 लाख अनियमित कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं। इस कमेटी में क्या सभी अलग अलग प्रकार के अनियमित कर्मचारियों के एक पदाधिकारी को बारीक कमेटी में सदस्य बनाया जाएगा? तीसरा नंबर का जो प्रश्न है, बारीक कमेटी में अनियमित कर्मचारियों के कुल कितने और कब तक पदाधिकारी सदस्य बना लिए जाएंगे? कृपया निश्चित वर्ष, माह, तिथि, अवधि बताएं। क्या चुनाव के अंतिम वर्ष 2028 में ही इन्हें सदस्य बनाया जाएगा अथवा उससे पूर्व ही सदस्य बना लिया जाएगा? इसके बारे में भी इसमें प्रश्न पूछा गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, सटीक प्रश्न पूछे गए हैं। अगर ये प्रश्न विधायक महोदय के माध्यम से शीतकालीन सत्र में लगाए जाते हैं तो फिर इसका जो जवाब आएगा उससे कर्मचारियों की दशा और दिशा निर्धारित होगी कि आगे उनको क्या करना है। उस हिसाब से फिर वे अपनी रणनीति भी बना सकते हैं। साथ ही इसी प्रकार से एक और प्रारूप आया है। इसमें प्रति माननीय विधायक महोदय, यहाँ पर जिस विधानसभा क्षेत्र के विधायक के माध्यम से आप प्रश्न लगवा रहे हैं उनका नाम और विधानसभा का जो क्रमांक है वह यहाँ पर लिख देंगे। इसमें जो प्रश्न में विषय है, शीतकालीन सत्र 2025 में लोक निर्माण विभाग के संबंध में प्रश्न लगाने बाबत। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आप अपने विभाग का नाम लिख सकते हैं, संगठन का नाम लिख सकते हैं और जो जानकारी है वह स्पष्ट आपको इसमें देना है। तो इसमें पूछा गया है, लोक निर्माण विभाग में कार्यरत 6442 आकस्मिक श्रमिक जिनसे उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल श्रेणी के कार्य लिए जाते हैं, श्रम दर से मासिक वेतन हर माह सीधे उन्हें बैंक खाते से विभाग में दिया जाता है और इन सब हजारों श्रमिकों, उनके परिवारों की सुरक्षा के हित लाभ से जुड़े ईपीएफ संबंध में प्रश्न लगाने की कृपा करें। तो ईपीएफ को लेकर लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्रश्न लगवाए जाने को लेकर ये प्रारूप बनाया गया है। पहला जो प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24, 24-25 में लोक निर्माण विभाग को कुल 74 करोड़ रुपए ईपीएफ के लिए वित्त विभाग ने प्रदान किया है। इसमें से कितनी राशि अब तक ईपीएफ कार्यालय में जमा की गई है? जानकारी प्रदान करें। दूसरा है, लोक निर्माण विभाग में समस्त संभागीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले उप संभागों, उपखंडों के माध्यम से आवश्यकता अनुसार रखे गए आकस्मिक श्रमिक जिन्हें विभाग से सीधे श्रम दर का मासिक वेतन देकर उच्च कुशल, कुशल और अर्धकुशल, अकुशल श्रेणियों का कार्य वर्तमान में लिया जा रहा है, इन श्रमिकों के संभागवार संख्यात्मक जो जानकारी है वह प्रदान करें। तीसरा नंबर का प्रश्न है, लोक निर्माण विभाग के कितने संभागीय कार्यालयों का ईपीएफ कोड बन चुका है? कितने वर्तमान में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों का यूएएन नंबर बन चुका है? दोनों की संभागवार संख्यात्मक जानकारी प्रदान करें। चौथा है, प्रतिमाह मासिक वेतन से ईपीएफ कटौती कुल कितने आकस्मिक श्रमिकों का किया जा रहा है? कुल कितने आकस्मिक श्रमिकों का ईपीएफ कटौती उनके वेतन से नहीं किया जा रहा है? दोनों की संख्या पृथक पृथक बताएं। चौथा प्रश्न है, 16/6/2017 के बाद कार्यरत श्रमिकों के ईपीएफ कटौती पर रोक किस आदेश निर्देश नियम के आधार पर लगाया गया है? जानकारी उपलब्ध करवाएं तथा इन श्रमिकों के वेतन से वर्तमान में ईपीएफ कटौती न करने पर जो भविष्य में श्रमिक अंशदान का भाग मय ब्याज करोड़ों रुपए देना होगा, उस राजस्व हानि की जवाबदारी किसकी होगी?
तो साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, सटीक प्रश्न कर्मचारियों को लेकर लगाए जा रहे हैं। रूपरेखा तैयार कर ली गई है और जैसे ही शीतकालीन सत्र का नोटिफिकेशन जारी होगा, स्थानीय विधायक के माध्यम से ये प्रश्न लगाए जाएंगे और फिर सरकार को इनका जवाब देना होगा। तो साथियों, हड़ताल करने के साथ साथ जो रणनीति है वह बनाकर काम करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अनावश्यक हड़ताल करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। सरकारें भी आपकी जो मांग है उसको अनसुना कर देती हैं। आपने देखा होगा कि कई संगठनों के द्वारा अभी हाल फिलहाल में ही कई हड़तालें की गई हैं, लेकिन उन हड़तालों का जो उचित परिणाम है उनको नहीं मिल पाया है। तो अपने संगठन के माध्यम से या फिर आप स्वयं भी जाकर, अगर आपके किसी विधायक से अच्छे संबंध हैं तो आप उनसे जो प्रश्न है वह लगवा सकते हैं। लेकिन प्रश्न लगवाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि उचित प्रमाण भी आपके पास होना चाहिए और प्रश्न लगाने के बाद आपको उसकी मॉनिटरिंग भी करना काफ़ी ज़रूरी है कि आपका प्रश्न लगा भी है या फिर नहीं लगा है। अगर एक विधायक महोदय जी के द्वारा आपका प्रश्न नहीं लगाया जा रहा है तो फिर आप दूसरे विधायक के पास भी जा सकते हैं। अगर पक्ष के जो विधायक हैं वह आपका प्रश्न नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर आप विपक्ष के विधायकों से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अगर आपका लग जाता है तो आपकी बात सीधे शासन तक पहुंचेगी और फिर अभी नहीं तो भविष्य में आपकी इन प्रयासों का जो परिणाम है आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो साथियों, इतने वर्षों से कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक जो परिणाम मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया है। तो एक ये प्रयास भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास है, इसको भी कर्मचारियों को करके देखना चाहिए। नहीं तो जो हड़तालें हैं वह केवल चंदा देने तक सीमित हो जाएंगी, क्योंकि कई कर्मचारी संगठन ऐसे हैं जो केवल चंदा लेने के मकसद से हड़ताल को करते हैं। 1 दिन की हड़ताल, 2 दिन की हड़ताल और फिर उसको समाप्त कर देते हैं और घोषणा कर देते हैं कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हम फिर से आंदोलन करेंगे और फिर से चंदा लेने का जो धंधा है शुरू हो जाता है। लेकिन उचित मांग वे कहीं ना कहीं शासन से नहीं कर पाते हैं और जो सही माध्यम है वह भी वे नहीं अपनाते हैं। जो कर्मचारी संगठन हैं, सबसे पहले वे ये सुनिश्चित करें कि जिस भी संगठन के हड़ताल में आप जा रहे हैं, क्या वह आपकी मांग को सही रूप में शासन से कर रहा है या फिर केवल आपका इस्तेमाल उस संगठन के द्वारा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से ऐसे संगठन का हिस्सा आप ना बने, क्योंकि ऐसे में आपका समय भी बर्बाद होगा और आपका पैसा भी बर्बाद होगा। तो सही मार्ग चुनें, सही जो मांग है वह आप शासन के समक्ष रखें और कर्मचारियों की जो संख्या है वह काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि संख्या बल अगर आपका ज़्यादा होगा तो आपकी जो मांग है वह भी उतनी ही जल्दी पूरी होने की संभावना होती है, बशर्ते जो मांग है वह आप सही मांग कर रहे हों। क्योंकि अनावश्यक मांग अगर आप शासन के समक्ष में पहले ही रख देते हैं तो फिर हो सकता है कि आपकी जो जायज़ मांगें हैं वे भी सरकार पूरी ना करे। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है अच्छे से समझ में आ गई होगी और अगर आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ गई है तो इसको अपने दूसरे साथियों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो जागरूकता है वह बढ़ सके और कर्मचारी भविष्य में अपने नियमितीकरण, स्थायीकरण का जो मार्ग है वह प्रशस्त कर सकें। साथियों, इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।